हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, आज हम हमारी हिस्ट्री की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है मराठा। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज से हिस्ट्री की क्लास। बच्चों, मराठा टॉपिक पढ़ेंगे हम आज की वीडियो में, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। मराठा के बाद हम यहाँ पढ़ेंगे सिख, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी पूरी दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत से पहले वाला जो छोटा सा टॉपिक रहता है, जहां पर इस्लाम का उदय, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, ये वाले सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। फिर पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत, जिसमें हमें गुलाम वंश पढ़ना है, तुगलक वंश, ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत में कुल मिलाकर ये 5 वंश पढ़ने होते हैं। उसके बाद इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक होता है, जिसमें हमें विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पढ़ना होता है। उसके बाद आता है मुगल काल, और फिर एक टॉपिक रखता है भक्ति और सूफी आंदोलन। ये सारे टॉपिक हमारे पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के हैं। तो सबसे पहले हम हमारी जो मिडिवल हिस्ट्री है उसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज वाला ये जो टॉपिक है हमारी मिडिवल हिस्ट्री का, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा मराठा, ठीक है। जैसे ही हम मराठा का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है छत्रपति शिवाजी महाराज, जो पूरे के पूरे जो हमारा मराठा जो पूरा संप्रदाय है पूरा, उनके क्या है, संस्थापक है, ठीक है। इनके बर्थ कब हो रखा है तो 1627 या 1630। अब इनमें से ज्यादा करेक्ट आंसर कौन सा है तो 1630 है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में 1627 आ जाता है। इसके पीछे की मैं आपको कहानी बताती हूँ कैसे। देखो, जन्म 1627 या 1630 मानते हैं, मृत्यु हो रखी है इनकी 1680, ठीक है। तो अगर हम 1630 में जन्म मानते हैं और मृत्यु 1680 में, तो यानी कि 50 साल में मर गए। लेकिन जब हम कई किताबों में पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु है वो 53 वर्ष की उम्र में हो रखी है। अगर 53 वर्ष की उम्र में हो रखी है तो इस हिसाब से तो ईयर कौन सा ज्यादा सही है, 1627 वाला, ठीक है। लेकिन 1630 वाला ज्यादा करेक्ट क्यों माना जाता है, क्यों? क्योंकि 1646 में इन्होंने तोरण का किला जीता है। अब जिस व्यक्ति का जन्म 1630 में हो रखा है तो 1646 में वो मात्र कितने साल के होंगे, 16 साल के, ठीक है। और जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो वहां लिखा आता है कि मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही शिवाजी ने अपना पहला किला, तोरण का किला जीत लिया था। तो इस हिसाब से तो 1630 भी करेक्ट है। दोनों में से ज्यादा करेक्ट वैसे 1630 माना जाता है, ठीक है। तो एक तो इनकी पूरी डेट याद रखना है कि इनका बर्थ कब हो रखा है तो 19 फरवरी को हो रखा है। कब हो रखा है, 19 फरवरी, ठीक है। फाल्गुन मास, अगर हिंदी महीना पूछे तो कौन सा बताना है हमें, फाल्गुन मास, ठीक है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष में हो रखा है इनका जन्म, 19 फरवरी 1630 को। अगला सवाल यहां से क्या बनता है इंपॉर्टेंट, कि ईयर तो याद कर लिया, लेकिन दुर्ग का नाम आता है कि किस किले में शिवाजी का जन्म हो रखा है। तो किस किले में जन्म हो रखा है, शिवनेरी दुर्ग। और ये कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र। लेकिन महाराष्ट्र में भी कौन सी जगह, पुणे। और ये सवाल पूछा हुआ है, ऐसे नहीं पूछा हुआ कि शिवाजी का जन्म कब हो रखा है, ये तो सबने याद कर लिया, लेकिन शिवाजी का जन्म है वो किस किले में हो रखा है। तो किस किले में हो रखा है, शिवनेरी दुर्ग। कहां पर है, पुणे में, ठीक है। पिता कौन है इनके, शहाजी भोसले। माता का नाम है जीजाबाई। फिर इन्होंने अपनी सारी की सारी जो पॉलिटिकल चीजें, राजनीतिक चीजें, वो कहां से सीखी है तो दादाजी कोंडदेव से, ठीक है। तो पेपर में अगर सीधा पूछे कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तब आंसर क्या करना है हमें, दादाजी कोंडदेव। लेकिन अगर धार्मिक गुरु पूछे, जो इनके रिलीजियस, जिनसे इन्होंने सारी आध्यात्मिक वाली चीजें सीखी है, तब गुरु किसका नाम याद रखना है, कौन से गुरु का, समर्थ गुरु रामदास, ठीक है, महाराष्ट्र के। और ये सवाल भी पेपर में पूछा हुआ है कि समर्थ गुरु रामदास के शिष्य कौन थे, तो शिवाजी थे, ठीक है। या फिर उल्टा सवाल पूछा है कि शिवाजी के गुरु कौन थे, तो कौन थे, समर्थ गुरु रामदास। अब यहीं से एक और बहुत अच्छा सवाल बनता है, शिवाजी के समकालीन कौन कौन से गुरु हैं। ऑप्शन में अगर सर समर्थ गुरु रामदास का नाम ही नहीं दे रखा हो और पूछे कि शिवाजी के समकालीन में से कौन सा संत रहा है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम निकल कर आता है, तुकाराम। तो ये नाम भी जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। और तब समर्थ गुरु रामदास ऑप्शन में ही नहीं था, ठीक है। तो शिवाजी के समकालीन 2 ही संत गुरु हैं। एक तो उनके खुद के धार्मिक गुरु कौन है, समर्थ गुरु रामदास। दूसरे कौन है, तुकाराम। तुकाराम कौन है, तो महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन चल रहा था उसको पूरा का पूरा समर्थन देने का काम किसने करा है, तुकाराम ने, ठीक है। तो दोनों नाम याद रखने हमें पेपर के लिए, तुकाराम और समर्थ गुरु रामदास। अब समर्थ गुरु रामदास क्योंकि इनके मेन आध्यात्मिक गुरु है, तो इनकी किताब भी पूछी जाती है पेपर में कि समर्थ गुरु रामदास की किताब कौन सी है, तो किताब का नाम है दास बोध,
और दासबोध कौन सी भाषा में लिखी हुई है? मराठी भाषा में लिखी हुई है। ये किताब भी कई बार पेपर में पूछी हुई है। वैसे तो इनकी बहुत सारी फेमस किताबें हैं, लेकिन हमें हमारे पेपर के लिए सिर्फ एक ही किताब याद रखनी है। कौन सी? दासबोध। तो यहाँ तक फिर से एक बार देखो, शिवाजी महाराज, तो शिवाजी महाराज का जन्म कब हो रखा है? 19 फरवरी 1630 को। कहाँ पर, कौन से किले में? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो शिवनेरी दुर्ग, और शिवनेरी दुर्ग कहाँ पर है? पुणे में। पिता कौन है? शाहजी भोसले। माता का नाम क्या है? जीजाबाई। सारी की सारी जो राजनीतिक पॉलिटिकल चीजें इन्होंने सीखी हैं वो किससे सीखी हैं? दादाजी कौंडदेव से। ठीक है, जबकि इनके जो धार्मिक गुरु हैं वो कौन है? समर्थ गुरु रामदास। इनकी खुद की किताब कौन सी है समर्थ गुरु रामदास की? दासबोध। कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में। समर्थ गुरु रामदास के अलावा और कौन से संत थे जो शिवाजी के समकालीन रहे हैं? तो कौन से हैं वो? तुकाराम। ठीक है, तो ये दोनों नाम जरूर याद रखने, ये मत भूलना भाई यहाँ पर। ठीक है, और मृत्यु कब हो रखी है इनकी? 1680 में। किले का नाम जरूर याद रखना। अब उसके बाद हम देखते हैं, ये तो शिवाजी की बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। जन्म स्थान, पिता, माता का नाम, उनके गुरु कौन है। शिवाजी के जो सैन्य अभियान है उन्होंने कौन कौन से किले जीते हैं? तो महाराष्ट्र को, वैसे भी महाराष्ट्र में लगभग 350 किले हैं। ठीक है, किलों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है कि महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा किले हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों ही किलों के लिए बहुत फेमस है। अब इनमें बात आती है कि शिवाजी महाराज ने सबसे पहले कौन सा किला जीता है? तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहला, क्योंकि पहला है तो पेपर में कई बार सवाल आता है कि पहला किला इन्होंने कब जीता। तो मात्र 16 साल की उम्र में, 1630 में जन्म हो रखा है, मात्र 16 साल की उम्र में 1686 में इन्होंने कौन सा किला जीत दिया? तोरण का किला। किससे छीना इन्होंने तोरण का किला? आदिल शाह से। आदिल शाह से। ठीक है, एक तो ये याद रखना। पहला सीधा पूछे कि शिवाजी ने के समय कौन सा दुर्ग था जो पहली बार उन्होंने जीता? पहला दुर्ग या पहला किला कौन सा था? तोरण का किला। और ये जो तोरण का किला है ना, ये पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है, झरनों से भी घिरे हुए हैं, और झील भी है वहां पर, अच्छी खासी हाइट पर है। ठीक है, तो इनकी सारी विशेषताओं के कारण इस तोरण के किले का एक प्रमुख नाम और है प्रचंडगढ़ का किला। और कई बार पेपर में तोरण का किला ना लिखकर प्रचंडगढ़ का किला लिख देता है ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, प्रचंडगढ़ का किला ही कौन सा है? तोरण का किला है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम भी याद रखना। तो शिवाजी ने सबसे पहले किस दुर्ग पर या किस किले पर अपना अधिकार जमाया? कौन सा किला है? तोरण का किला। कब जीता? तो पहला है, तो इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1646। किससे छीन लिया ये किला? तब किसका नाम याद रखना है? आदिल शाह का। और तोरण का किला बहुत अच्छी जगह पर है, अच्छी खासी हाइट पर है, झीलों से घिरा हुआ है, झरनों से घिरा हुआ है, इसलिए तोरण के किले को क्या कहा जाता है? प्रचंडगढ़ का किला। ठीक है, अब साथ में इनकी पत्नियां और देख लेते हैं। तो इनकी 2 पत्नियां हैं, एक है साईबाई और दूसरी है सोयराबाई। साईबाई का बेटे है संभाजी, ठीक है, जिस पर पूरी की पूरी जो छावा मूवी है वो बनी हुई है, और दूसरे बेटे हैं इनके राजा राम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें संभाजी की माता का नाम याद रख देना है कि इनकी माता का नाम क्या है? साईबाई। तो इनकी 2 पत्नियां हैं शिवाजी की, साईबाई और सोयराबाई। पहला किला कौन सा जीता है? 1646 में, 1646 में तोरण का किला। तोरण के किले का दूसरा नाम क्या है? प्रचंडगढ़ का किला। तो साथ में प्रचंडगढ़ भी जरूर लिखना भाई ब्रैकेट में। अब शिवाजी के यहाँ पर हम बिल्कुल मेन चीजें देखेंगे कि इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट काम रहे। तो पहला किला जीता, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इन्होंने अप्रैल 1656 में 10 साल बाद रायगढ़ को क्या बना लिया? अपनी राजधानी। तो ये सवाल भी कई बार आता है कि शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? रायगढ़। कब बनाई? ये ईयर भी पेपर में पूछा हुआ है, तो कब बना रखी है? अप्रैल 1656 में। ठीक है, उसके बाद अफजल खां। और अफजल खां कौन होता है? तो देखो इधर, बीजापुर, बीजापुर में आदिल शाही वंश, ये जो आदिल शाही, इसी का वंश का नाम भी था आदिल शाही वंश। तो बीजापुर में जो आदिल शाही वंश था उसका सेनापति था ये, आदिल शाही वंश का सेनापति। राजा नहीं था ये, कहीं का सेनापति था, यानी कि हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि बीजापुर का सेनापति था ये। ठीक है, तो ये जो बीजापुर का सेनापति था अफजल खां, ये धोखे से यहां पर शिवाजी पर अटैक करता है, और दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है जिसे क्या बोला जाता है? प्रतापगढ़ की लड़ाई। और इस लड़ाई में अफजल खां क्या होता है? मारा जाता है। ठीक है, तो देखो अगला शाइस्ता खां है, शाइस्ता खां मारा नहीं जाता है,
शाइस्ता खां ऐसे बच के भाग निकलता है, तो शाइस्ता खां मारा नहीं गया है। शिवाजी ने किसको मारा है, तो शाइस्ता खां का नाम याद नहीं रखना है, तब हमें किसका नाम याद रखना है, अफजल खां। कौन है अफजल खां, तो बीजापुर का सेनापति है। कब मारा इसको, 1659 में। कौन सी लड़ाई में, तो प्रतापगढ़ की लड़ाई में। तो जितने भी ईयर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट है ये टॉपिक हमारा। तो वापस देखो, सबसे पहले कौन सी घटना है, 1646 में तोरण का किला जीता है। ठीक है, तोरण के किले का दूसरा नाम क्या है, प्रचंडगढ़ का किला। किससे छीना, भाई पहली बार छीना है तो उसके व्यक्ति का नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो किससे छीना है, आदिल शाह से छीना है। राजधानी किसको बनाया है, रायगढ़ को बनाया है। कब बनाया है, अप्रैल 1656 में, 10 साल बाद। ठीक है, इस टाइम तक वो 26 साल के हो गए लगभग। फिर अफजल खां की हत्या कर दी। अफजल खां कौन है, बीजापुर का सेनापति। ठीक है, कौन सी लड़ाई में, तो इस लड़ाई का नाम भी कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। तो इनके बीच में एक लड़ाई हो रखी है वहीं पर, प्रतापगढ़ की लड़ाई। कब हो रखी है, 1659 में। अब जब यहाँ पर अफजल खां मारा जाता है, ठीक है, बीजापुर से बात नहीं बनती है, तब औरंगजेब यहाँ पर चिंतित हो जाता है और औरंगजेब अपने मामा को भेजता है। और औरंगजेब का मामा कौन होता है, शाइस्ता खां, दक्कन का सूबेदार बनाकर। दक्कन यानी कि पूरा साउथ वाला, तो शाइस्ता खां कौन होता है, दक्कन का सूबेदार। सूबेदार यानी कि गवर्नर, सूबेदार को बोलते हैं गवर्नर। तो औरंगजेब का मामा है और साथ में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार बनाकर भेज दिया। अब यहाँ पर शाइस्ता खां भी अटैक करता है, कब, अप्रैल 1663 में। और यहाँ पर रात को जो है इन पर अटैक हो जाता है। शाइस्ता खां पूरी अगले दिन की प्लानिंग लेकर चलते हैं कि हमें शिवाजी पर अटैक करना है, लेकिन एक रात पहले ही शिवाजी इन पर अटैक कर देते हैं। तो शाइस्ता खां का जो बेटा होता है वो तो मारा जाता है, लेकिन शाइस्ता खां यहाँ से बच निकलता है और शाइस्ता खां का अंगूठा कट जाता है इस लड़ाई में। तो जब बाद में औरंगजेब के पास वो जाते हैं शाइस्ता खां, तब औरंगजेब ये कहता है कि आपने मेरी भाई नाक कटवा दी है। तब शाइस्ता खां को बाद में वापस कभी दक्कन नहीं भेजा जाता और बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है। तो बात याद रखना कि शाइस्ता खां को कब हराया, पेपर में सीधे सीधे ईयर आते हैं हमारे। तो तोरण का किला कब जीता, 1646 में। रायगढ़ को राजधानी कब बना रखी है, 1656 में। अफजल खां की हत्या कब कर रखी है, प्रतापगढ़ की लड़ाई में, 1659 में। ठीक है, इनका क्रम भी पूछ सकता है पेपर में, 4 ऑप्शन देके हमसे क्रम भी पूछ सकता है कि कौन सी घटनाएं शिवाजी के समय हो रखी है। फिर औरंगजेब का मामा कौन है, शाइस्ता खां, कौन बना हुआ था, दक्कन का सूबेदार। इस पर कब हमला हो गया, अप्रैल 1663 में। ठीक है, इसके बाद देखो आगे और कौन कौन सी घटनाएं हो रखी हैं। तो यहां पर भी शिवाजी ने क्या कर रखा है, सूरत को लूट रखा है। और सूरत को क्यों लूटा, क्योंकि मुगलों का मेन अड्डा था ये पैसे के लिए। सूरत पोर्ट आज भी इंपॉर्टेंट है भाई, सूरत गुजरात के अंदर। ठीक है, तो मुगलों का अड्डा हुआ करता था भाई ये। और कैसा अड्डा था, व्यापारिक। मुगलों का जो समुद्री रास्ते से जो व्यापार होता था, वो जो व्यापारिक अड्डा था वो कौन सा था, सूरत। और यहाँ पर शिवाजी ने क्या कर लिया, सूरत को भी लूट लिया। तो पेपर में सवाल आता है कि शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा, तो 2 बार लूटा। कब कब, 1664 में और 1670 में। तो ये दोनों ईयर यहाँ एक साथ लिख दिए। ठीक है, पहली बार में तो कब लूटा, पूछेगी पहली बार कब लूटा, तो 1664 में। दूसरी बार कब लूटा, 1670। तो कुल मिलाकर कितनी बार लूटा है, 2 बार। ठीक है, फिर उसके बाद जब शाइस्ता खां से भी बात नहीं बनी 1663 में, तब यहाँ पर जो औरंगजेब है वो अपने दोस्त मिर्जा जयसिंह को भेजते हैं। और आमेर के साथ वैसे भी मुगल जो बादशाह था अकबर, तो अकबर का वैसे भी आमेर के साथ शुरू से अच्छे संबंध बने हुए थे। तो आमेर वाले जितने भी शासक थे वो मुगलों की सेवा में रहते थे। उनमें से एक नाम निकल कर आता है मिर्जा जयसिंह फर्स्ट का यहाँ पर। और जो मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट है ये औरंगजेब के एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो मिर्जा जयसिंह फर्स्ट को यहाँ पर वापस दक्कन का सूबेदार बनाया गया। जैसे पहले शाइस्ता खां को बनाया था, ऐसे ही पहले किसको सूबेदार बनाया, मिर्जा जयसिंह को। और यहाँ पर मिर्जा जयसिंह क्या करते हैं, सारी रणनीति जमाते हैं। वो उन्हें पता था कि शिवाजी ऐसे तो पकड़ में आएंगे नहीं। तो इन्होंने देखा कि अगर शिवाजी यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उन्होंने आसपास वाले जितने भी राज्य थे चारों तरफ, सबसे पहले तो इन राज्यों को घेरना शुरू करा। घेराबंदी करी इन्होंने, क्योंकि इनको पता था कि शिवाजी कभी भी सामने आकर लड़ते नहीं है। छापेमार जो युद्ध प्रणाली शुरू करी है, गोरिल्ला पद्धति जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जंगलों में छुप छुप कर जो युद्ध करने की कला होती है इसे बोलते हैं छापेमार। ठीक है, गोरिल्ला पद्धति। तो शिवाजी तो उस तरह से युद्ध करते थे। मिर्जा जयसिंह को पता था कि अब वापस यही स्थिति होने वाली है, उनसे सामने से कभी भिड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि शाइस्ता खां पर भी रात को अटैक हुआ है।
ठीक है। तब यहाँ पर उन्होंने देखा कि शिवाजी अगर यहाँ बैठे हुए तो आसपास के जितने भी राज्य, सबसे पहले तो उनकी घेराबंदी करी कि कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। अब शिवाजी को पता चल चुका था कि मैं बीच में फंस चुका हूँ, मेरे सामने और कोई रास्ता है नहीं बचने का। तब इन दोनों के बीच में क्या होती है, एक संधि होती है जिसे बोलते हैं पुरंदर की संधि। कब हो रही है पुरंदर की संधि? 11 जून 1665 को। और पेपर में अब तक सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ सवाल है भैया कि पुरंदर की संधि कब हो रही है, तो कब हो रही है? 11 जून 1665 को। किसके बीच में हो रही है? शिवाजी और आमेर के शासक कौन है? मिर्जा जयसिंह। फर्स्ट याद रखना भाई, सेकंड भी है मिर्जा जयसिंह, तो कौन सा याद रखोगे? फर्स्ट। कहाँ के शासक है? आमेर के। अब ये तो सूबेदार बने हुए हैं। अगर पूछे कि किस मुगल बादशाह के समय हो रखी है, तो किसके समय हो रखी है? औरंगजेब। ठीक है। अब यहाँ पर मिर्जा जयसिंह के बारे में थोड़ी बातें देख लेते हैं कि जो मिर्जा जयसिंह फर्स्ट है वो 3 मुगल सम्राटों के समकालीन रहे हैं भाई। कितने मुगल सम्राटों के साथ काम करा है? 3। कौन कौन से? पेपर में ये सवाल भी पूछा हुआ है, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी याद रखना कि मिर्जा जयसिंह फर्स्ट ने कितने मुगल बादशाहों के साथ काम करा है, तो 3 है। कौन कौन से हैं? जहांगीर है, शाहजहां है और औरंगजेब है। तभी औरंगजेब ने इन्हें दक्कन का सूबेदार बनाकर शिवाजी को घेरने की नीति बनाई, जिसमें ये क्या हो गए थे? सफल भी हो गए थे भाई। ठीक है। और कौन सी संधि हो गई दोनों के बीच में? पुरंदर की संधि। उसके बाद देखो जयसिंह प्रथम के बारे में एक और खास बात क्या है कि मुगल काल में सेनापति के पद पर रहने वाले सबसे लंबे समय तक भी कौन है? जयसिंह प्रथम। तो यहां से सीधा सवाल बन सकता है कि मुगल काल में सेनापति के पद पर सर्वाधिक समय तक सेवाएं देने वाला शासक कौन सा है? तो कौन सा है? जयसिंह फर्स्ट। क्यों? क्योंकि 3 मुगल बादशाहों के साथ काम करा है, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो 14 ऑप्शन हमेशा अलग हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी पुरंदर की संधि की बात। ठीक है। अब पुरंदर की संधि से कहा गया कि जो जितने भी जो मुगल किले थे वो जीते गए, तो वापस उनको लौटाने की बात कर दी गई। ठीक है। फिर इनके पुत्र कौन है शिवाजी के? संभाजी। तो बोला गया कि संभाजी को 5000 का मनसबदार बना देंगे। कितने हजार का? 5000 का मनसबदार। तो ये याद रखना भाई, पुरंदर की संधि से क्या क्या हुआ? मनसबदार किसको बनाया? संभाजी को। और कौन है वो? शिवाजी के पुत्र। तो छावा मूवी में जब हम शुरू का सीन देखते हैं तो एक बच्चा दिखाई देता है जो औरंगजेब की कैद में, तो वो बच्चा कौन होता है? संभाजी होता है, क्योंकि संभाजी छोटे होते हैं उस समय। ठीक है। तो यहां तक हो गई पुरंदर की संधि की बात। फिर जो मिर्जा जयसिंह के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो मिर्जा जयसिंह है इनको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दे रखी है? ये सवाल भी पेपर में आ रखा है। तो जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दे रखी है शाहजहां ने। और कब दे रखी है? तो 1637 ईस्वी में दे रखी है भी। ठीक है। अब 1665 में हो गई पुरंदर की संधि, लेकिन औरंगजेब अब भी मानने को तैयार नहीं था। औरंगजेब ये चाहता था कि जिस व्यक्ति के लिए मैं इतने सालों से परेशान हो रहा हूँ वो व्यक्ति मुझे अपनी आंखों के सामने दिखाई दे। तब यहाँ पर औरंगजेब जयसिंह को बोलते हैं कि कैसे भी करके मुझे किससे मिलना है? शिवाजी से मिलना है। लेकिन शिवाजी को पता था कि औरंगजेब इतना भी अच्छा आदमी नहीं है, अगर मुझसे मिलेगा तो जरूर है कि वो मुझे कैद करने की सोचेगा यहाँ पर। तो शिवाजी भी अपने हमशक्ल व्यक्ति को लेके जा रखे थे भाई यहाँ पर। तो देखो इधर 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी से मुलाकात की और शिवाजी को आगरा के जयपुर महल में कैद कर लिया। तो ये जयपुर महल जयपुर का नहीं है बल्कि कहाँ का है? आगरा, क्योंकि औरंगजेब उस समय आगरा में ही रहा करता था। तो ये याद रखना कि औरंगजेब ने शिवाजी को किस कैद में, किस किले में कैद कर लिया? तो किस किले में कैद करा है? जयपुर महल में। कहाँ का है? आगरा का। कब करा? अगले ही साल 1666 में। लेकिन शिवाजी भी अपने साथ हमशक्ल लेके जा रखे थे, और हमशक्ल का नाम है उनका होरजी फरजंद। ठीक है, होरजी फरजंद। और शिवाजी खुद बचकर निकल गए और अपनी जगह किसको लेटा कर चले गए? होरजी फरजंद। औरंगजेब जब जेल में मिलने आता है तो होरजी फरजंद के सामने वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन होरजी फरजंद वहां पर उन्हें ये कहते हैं कि मैं तो असली शिवाजी हूं ही नहीं और तुम कभी भी शिवाजी को नहीं पकड़ सकते हो। तब शिवाजी जब यहाँ से कैद से बाहर निकलते हैं तो वापस दक्कन आते हैं, और दक्कन में उस समय सूबेदार बना हुआ होता है औरंगजेब का बेटा। तब वो मुअज्जम से आकर कहते हैं, जो औरंगजेब का बेटा है, मुअज्जम से आकर कहते हैं कि अपने पिता को जाकर कह देना कि मैं उनसे कभी भी उनकी कैद में नहीं आऊंगा। ठीक है। तब यहां से ये सारी बातें खत्म होती हैं भाई। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो कब हो रखा है। तो देखो शिवाजी का राज्याभिषेक हो रखा है जून 1674 में। कौन से किले में? तो ये सवाल भी आ रखा है, रायगढ़ किले में। ठीक है। तो रायगढ़ को अपनी राजधानी बना दी थी। ठीक है। और अपना राज्याभिषेक भी कौन से किले में कराया है?
रायगढ़ किले में। लेकिन शिवाजी का जन्म कौन से दुर्ग में हो रखा है, पेपर में सवाल पूछे तो शिवनेरी दुर्ग, और कहां पर स्थित है वो, पुणे में। कब कराया राज्याभिषेक, जून, महीना भी याद रखना, 1674 से काम नहीं चलेगा, जून 1674, ठीक है। और जब ये सारी घटनाएं हो गई थी तब शिवाजी, औरंगजेब ने वास्तव में शिवाजी को माना कि हाँ ये भी एक मेरे बराबर टक्कर का व्यक्ति है। तब औरंगजेब ने शिवाजी को कौन सी उपाधि दी है, राजा की। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि शिवाजी को राजा की उपाधि देने वाला कौन है, औरंगजेब। हालांकि शिवाजी ने कभी भी इस उपाधि का यूज नहीं करा। उन्होंने अपने राज्याभिषेक के समय कौन सी उपाधि धारण करी, छत्रपति की। तो पेपर में ये सवाल भी आ रखा है कि छत्रपति की उपाधि धारण कब की, तो जब राज्याभिषेक कराया होगा तभी करी होगी। तो छत्रपति की उपाधि कब धारण कर रखी है, 1674 में, ठीक है। अब इनका राज्याभिषेक भी वहीं के सन से नहीं कराया गया, काशी से अलग से एक पुरोहित मंगाए गए हैं, ठीक है। तो उस पुरोहित का नाम पेपर में पूछा जाता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करा, तो याद रखना काशी पुरोहित गंगा भट्ट। ये सारी चीजें लिख लेना जितनी भी मैं साइड में लिख रही हूं, काशी पुरोहित गंगा भट्ट। और गंगा भट्ट का ही दूसरा नाम है विश्वेश्वर भट्ट, यहां लिख देती हूं। तो कई बार पेपर में विश्वेश्वर भट्ट आ जाता है ऑप्शन में, ठीक है, विश्वेश्वर भट्ट, और कई बार गंगा भट्ट लिखा हुआ जाता है, ठीक है। तो ये नाम जरूर याद रखना कि शिवाजी का राज्याभिषेक किसने कराया, तो शिवाजी का राज्याभिषेक अलग से किसने कराया है, काशी पुरोहित, काशी से बुला रखा था किसको, गंगा भट्ट को, ठीक है। और गंगा भट्ट की जगह दूसरा नाम और साथ में कौन याद रखना है, विश्वेश्वर भट्ट। ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो यहां से 3 सवाल तैयार होते हैं कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ, जून 1674 में। कौन से किले में हुआ, रायगढ़ के किले में। किसने कराया राज्याभिषेक, तो काशी के जो पंडित बुला रखे थे उनका नाम है गंगा भट्ट या फिर विश्वेश्वर भट्ट, ठीक है। अगला सवाल कि जो छत्रपति की उपाधि भी धारण करी है वो भी कब करी है उन्होंने, 1676 में। लेकिन सिर्फ छत्रपति की शिवाजी की उपाधि धारण नहीं की थी शिवाजी ने, इसके अलावा भी बहुत सारी उपाधियां हैं जो उन्होंने धारण कर रखी है। तो देखो इधर कौन कौन सी उपाधियां धारण कर रखी है, तो हिंदू पद पातशाही, ठीक है, सूर्यवंशी क्षत्रिय और हिंदू धर्म उद्धारक। कि हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम किसने करा है, करने वाला व्यक्ति ही कौन है, शिवाजी। फिर साथ में इनके बहुत सारे नारे, ठीक है, जैसे कि हर हर महादेव बहुत फेमस है, तो याद रखना हर हर महादेव नारे का यूज करने वाले भी कौन है, शिवाजी है, ठीक है। स्वराज की बात करने वाले भी कौन है, शिवाजी है, ठीक है। तो ये दोनों बातें याद रखना। स्वराज, खुद जो शिवाजी का पूरा शासन क्षेत्र था, जहां पर जो उनका साम्राज्य था, उस साम्राज्य को भी क्या बोला गया है, स्वराज बोला गया है भाई, ठीक है। तो स्वराज किसका साम्राज्य हुआ करता था, छत्रपति महाराज शिवाजी। तो देखो राजा की उपाधि कहीं पर भी धारण नहीं करी उन्होंने, लेकिन राजा की उपाधि देने वाला कौन है, तो कौन है, औरंगजेब का नाम याद रखना, ठीक है। तो हिंदू पद पातशाही, सूर्यवंशी क्षत्रिय, हिंदू धर्म उद्धारक और छत्रपति की उपाधि धारण करी। और ये सारी चीजें कब हो रखी हैं बताओ, 1674 में। और कौन से महीने में, जून के महीने, ठीक है। अब ऐसा कहा जाता है कि इनका जब राज्याभिषेक हुआ तो उसके कुछ दिन बाद ही, लगभग 12 दिन बाद ही जीजाबाई की मृत्यु हो जाती है। तो वापस दूसरी बार तांत्रिक तरीके से शिवाजी का राज्याभिषेक कराया जाता है, ठीक है। वैसे पेपर में हमेशा पहली बार ही पूछता है, तो दूसरी बार भी जून के महीने में हुआ है, तो इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं बनता। लेकिन याद रखना कि शिवाजी का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है, 2 बार। क्यों, क्योंकि जब पहली बार हुआ उसके कुछ दिन बाद ही किसकी मृत्यु हो गई थी, जीजाबाई की, ठीक है। और कौन सा नारा फेमस कर रखा है, हर हर महादेव और स्वराज वाला। फिर शिवाजी की मृत्यु कब हो रखी है, तो अप्रैल 1680 में, ठीक है। तो 1630 में जन्म माने तो लगभग उन्होंने मात्र कितना टाइम पीरियड है उनका, 50 साल, ठीक है। समाधि कहां पर है, तो रायगढ़ में। तो यहां तक हो गई शिवाजी की बातें। अब हम देखेंगे शिवाजी के जो साम्राज्य है और उनके जो बाकी चीजें हैं कि उनके कौन कौन से टेक्स्ट चलते थे, ठीक है। फिर अष्टप्रधान बहुत फेमस है, तो वो सवाल भी पेपर में बहुत आता है। तो किसको कौन सा पद दे रखा है, तो देखो इधर, यहां तक तो शिवाजी की वैसे बातें हो गई। अब इनकी प्रशासन व्यवस्था देखते हैं। तो सबसे पहले इनके साम्राज्य में इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी, तो कौन सी बोली जाती थी भाई, मराठी, ठीक है। फिर इनके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करती थी, आज के समय की मंत्रिमंडल व्यवस्था थी, उसे क्या बोला जाता था, अष्टप्रधान, ठीक है। कितने मंत्रियों से, 8। और पेपर में ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है कि अष्टप्रधान किसके दरबार में थे, तो किसके दरबार में थे, शिवाजी। यहीं से अष्ट से एक और चीज है, अष्टदिग्गज।
तो इन दोनों में ना कंफ्यूज मत होना। अष्टदिग्गज हम पढ़ेंगे कृष्णदेवराय, विजयनगर के कृष्णदेवराय के उसमें थे, ठीक है, विजयनगर। तो विजयनगर का शासक कौन है? कृष्णदेवराय। उसके दरबार में थे अष्टदिग्गज, तो दोनों के नाम के आगे अष्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन प्रधान शब्द याद रखना, अष्ट प्रधान 8 मंत्रियों का जो ग्रुप था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, वो किसके समय थी? शिवाजी। और अष्टदिग्गज भी पेपर में कई बार पूछा हो, तो अष्टदिग्गज किसमें है? कृष्णदेवराय, ठीक है। कृष्णदेवराय तुलुव वंश से था। हालांकि विजयनगर वाला टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे पूरा, लेकिन यहाँ भी याद रख लेना, इसको साथ के साथ यही बॉक्स में लिख लेना, तो याद रहेगा अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान, तो कंफ्यूज नहीं होगे, दोनों एक साथ लिखना कॉपी में। तो अष्टप्रधान किसके दरबार में है? शिवाजी। अष्टप्रधान यानी कि 8 मंत्रियों का समूह। नवरत्न की बात करें तो नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो इधर अष्टप्रधान में प्रमुख पद कौन कौन से हुआ करते थे? तो सबसे पहले है पेशवा। सबसे ऊपर तो कौन सा है भाई? छत्रपति है। अब छत्रपति की हेल्प के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी हुई, जिसमें 8 मंत्री है। इन 8 में से भी सबसे बड़ा मंत्री कौन है? पेशवा। और पेशवा कौन हुआ करता था? प्रधानमंत्री, ठीक है। पेशवा के बाद अगला व्यक्ति जो पूरी की पूरी सेना का कमांडर हुआ करता था, सेनापति बोल दो या सर ए नौबत। अब पेपर में ऐसे सवाल आता है कि सर ए नौबत कौन हुआ करता था, तो कौन हुआ करता था? सेनापति, ठीक है, सेना प्रमुख। जो पूरा का पूरा तीनों सेनाओं का जो कमांडर है, इनके पास भी जो थल सेना भी थी, ठीक है, इनके पास नेवी भी थी शिवाजी के पास, ठीक है। पुर्तगालियों से ऐसा कहा जाता है कि जो शिवाजी उन्होंने पुर्तगालियों से जहाज भी खरीदे थे, तो नेवी हुआ करती थी। तो सारी सेना पर कंट्रोल करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता था? सरे नौबत। तो सीधा सवाल आता है पेपर में कि शिवाजी के समय सरे नौबत वाला पद किसका था? तो किसका था? सेनापति का। पेशवा कौन हुआ करता था? प्रधानमंत्री। अष्टप्रधान किसके दरबार में है? शिवाजी। जबकि अष्टदिग्गज किसके दरबार में है? विजयनगर के कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से है? तो तुलुव वंश याद रखोगे, ठीक है। अगला देखो, अमात्य या मजूमदार। अमात्य मजूमदार का काम क्या हुआ करता था? राजस्व मंत्री भाई, ठीक है। तो शिवाजी के समय राजस्व मंत्री को क्या कहा जाता था? इस तरह से भी सवाल पूछा हुआ है, तो दोनों नाम याद रखने, अमात्य भी और मजूमदार भी। फिर एक और नाम है अगला, चौथे नंबर पर, सुरनीस बोल दो, सुरनवीस बोल दो, चिटनीस। और ये चिटनीस वाला नाम ना जनरली हर किताब में नहीं लिखा हुआ मिलता, चिटनीस वाला नाम लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो जरूरी नहीं है वो हमेशा हमसे सुरनवीस ही पूछे, चिटनीस देकर भी पूछ सकता है। तो ये कौन है भाई? पत्राचार, ठीक है। तो राजस्व मंत्री का पद है वो किस नाम से? अमात्य या मजूमदार। सेना का प्रमुख है तो वो कौन है? सरे नौबत। प्रधानमंत्री है तो वो कौन है? पेशवा। जबकि पत्राचार करने वाला, दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने वाला कौन रहेगा? सुरनवीस बोल दो या चिटनीस, ठीक है। उसके बाद धार्मिक मामले देखने वाला व्यक्ति कौन है? पंडित राव। न्याय का काम करने वाला कौन है? न्यायाधीश। राजा के पूरे दैनिक कार्य, उनके जो डेली काम है सारे के सारे, उसका रिकॉर्ड रखने वाला कौन है? वाक्यनवीस, ठीक है। और विदेशी मामले, फॉरेन मिनिस्टर का काम करने वाला कौन है? दबीर या सुमंत। और जहां पर भी दोनों नाम लिखे हुए हैं तो दोनों ही याद करने, पेपर में कई बार सुमंत पूछ लेता है और कभी दबीर। ऐसे ही अमात्य और मजूमदार भी याद रखो, ठीक है। तो ये सारे नाम हो गए। तो अष्टप्रधान किसके दरबार में हो गए? शिवाजी। अष्टदिग्गज किसके दरबार में हो गए? कृष्णदेवराय। नवरत्न किसके दरबार में है? अकबर के दरबार में। अष्टप्रधान में कौन कौन से याद रखोगे यहाँ पर? तो पेशवा हो गया, सरे नौबत हो गया, अमात्य मजूमदार हो गया, ठीक है, सुरनवीस या चिटनीस हो गया यहाँ पर, सुमंत या दबीर याद रखना, वाक्यनवीस, पंडित राव और न्यायाधीश। तो इस तरह से ये अष्टप्रधान कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आता है रेवेन्यू सिस्टम कितना था। तो देखो इधर, चौथ और सरदेशमुखी ये 2 टैक्स चलते थे, ठीक है। चौथ तो कितना लिया जाता था? 1/4। और सरदेशमुखी कितना? 1/10। फिर युद्ध की जो पद्धति थी, गुरिल्ला युद्ध पद्धति बोल दो, चाहे छापेमार प्रणाली बोल दो, ठीक है, छापेमार प्रणाली, ठीक है। ये भी किसने शुरू कर रखी है? तो शिवाजी ने। यहाँ पर शिवाजी का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था? संभाजी। और शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे उनके बाद? संभाजी, ठीक है, जिसे औरंगजेब ने पुरंदर की संधि के तहत कितने का मनसबदार बना रखा है? 5000 का मनसबदार। अब यहीं से कुछ चीजें और याद रखना राजस्व व्यवस्था में, कि शिवाजी के समय ना जमींदारी जो व्यवस्था थी, ठीक है भाई, जमींदारी व्यवस्था में क्या होता है? जमींदार होता था, तो इन्होंने जमींदारी व्यवस्था नहीं चला रखी थी,
ठीक है। डायरेक्ट जो ये टैक्स वसूल करते थे वो किससे करते थे? किसान से। किसान से सीधा टैक्स लिया जाता था। तो ये बात याद रखना कि शिवाजी के जो प्रशासन था, राजस्व प्रशासन, क्या उसमें जमींदारी व्यवस्था चलती थी? तो नहीं चलती थी, क्योंकि अगर जमींदारी व्यवस्था चलती तो जमींदार हमेशा पावरफुल होता है वहां पर। तो शिवाजी ने पहली बात तो जितने भी पेशवा वगैरह होते थे ना, अलग से कोई जमीन वगैरह नहीं देते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जमींदारी व्यवस्था हावी होती थी। तो याद रखना, शिवाजी जो टैक्स लेते थे वो डायरेक्ट किससे लेते थे? किसानों से। ठीक है, तो शिवाजी के साम्राज्य में जमींदारी व्यवस्था शामिल नहीं थी, ये बात याद रखना। और टैक्स, ये दोनों टैक्स कई बार पेपर में पूछे हुए। चौथ और सरदेशमुखी कितना है? 1/4 और 1/10। फिर शिवाजी का जो संबंध है वो किस वंश से माना जाता है? तो राजस्थान की जो सिसोदिया वंश है वहां से इनका संबंध है भाई। ठीक है, जब बाद में जब उसकी बात आई कि अगला जो उत्तराधिकारी कौन बनेगा, भाई आगे आने वाली पीढ़ी थी, तो ये कहा गया था कि हमारा जो एक हिस्सा है हमारे परिवार का वो कहाँ से रिलेट करता है? राजस्थान से। तो हम वहां के बच्चे भी क्या ले सकते हैं? गोद ले सकते हैं। तो याद रखना, शिवाजी का संबंध राजस्थान के किस वंश से रह चुका है? तो सिसोदिया वंश से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा जो मराठा वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगली क्लास में बच्चों हम सिख वाला टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद इस्लाम का उदय, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, और फिर हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे। ठीक है, थैंक यू।